हाय एवरीवन। आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नेशनल इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं आपके पेपर के अंदर। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये समझते हैं थोड़ा सा कि नेशनल इनकम होती क्या है, उसके बाद हम आज का लेक्चर यहाँ पर शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की, तो कोई भी देश है, एक कंट्री है, उसकी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर, इसको फिस्कल ईयर भी बोला जाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, फिस्कल ईयर में, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में उस कंट्री की जो टोटल इनकम होती है वो उस कंट्री की क्या होती है, नेशनल, आपकी नेशनल इनकम होती है। अभी उसे उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल ईयर होती है इंडिया में, वो 1 अप्रैल से शुरू होती है और यहाँ पर 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च क्या होती है इंडिया में, फाइनेंशियल ईयर होती है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो आप नेशनल इनकम समझ गए कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी कंट्री की इनकम को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। इंडिया का देखो ये भी पूछा जाता है, देखो इतना सिंपल सवाल भी पूछा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है कब से कब तक हम कंसिडर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर दे देगा या फिजिकल ईयर दे देगा, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे, जो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ये मेथड नहीं है, ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे आपका एक होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एक होता है जीएनपी, एक होता है एनडीपी और एक होता है एनएनपी। ये सभी होते हैं मार्केट प्राइस पर। अब मैं आपको बताऊंगा मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में क्या डिफरेंस है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी ये हैं आपके फैक्टर प्राइस पर, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं आपके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, कितने हैं, 8 हैं। पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने फैक्टर्स हैं, तो टोटल ध्यान रखना कितने फैक्टर्स हैं आपके, 8 हैं, ठीक है। ये शुरू के 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। अगर आपको देखो मेन चीज़ है जीडीपी और जीएनपी समझना, अगर ये 2 समझ में आ गए ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और देखो बस फ्लो में चलते रहना है ना। अब मैं जो आपको समझाऊं वो एकदम ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या होती है। और देखो आपसे पेपर में कभी भी पूछे जीडीपी क्या होती है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, और वो मैक्सिमम टाइम क्या करेगा, मार्केट प्राइस लिख के नहीं देगा। अभी जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, मैंने आपको 2 पढ़ाया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसको फैक्टर कॉस्ट कर लो, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी अगर आपसे जीडीपी ऐसे डायरेक्ट ना पूछे, मतलब डायरेक्ट पूछे, मार्केट प्राइस नहीं दिया हो, फैक्टर कॉस्ट नहीं दिया हो, तो डायरेक्ट समझ जाना कि ये मार्केट प्राइस वाली जीडीपी की ही बात कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब जीडीपी होती क्या है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चलो पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो आपकी ये प्यारी क्या है, भारत है, प्यारा इंडिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में सिर्फ इंडियंस ही बिजनेस कर रहे हैं, इंडियंस ही काम कर रहे हैं, इंडियंस की ही ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप देखोगे इंडिया में सैमसंग के भी प्लांट मिल जाएंगे, इंडिया में एप्पल का भी प्लांट शायद अभी खुले हैं, ठीक है। तो इंडिया में अलग अलग कंपनीज आके भी यहाँ पे अलग अलग बिजनेस में काम कर रही होती हैं और इंडियंस भी काम कर रहे होते हैं। अब जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो इंडिया के लोग पैसा कमा रहे हैं वही वही कैलकुलेट किया जाएगा, या जो बाहर के लोग आके भी इंडिया में पैसा कमा रहे हैं वो भी कंसिडर किया जाएगा। तो देखो जीडीपी ये कहता है कि जो आपकी ये कंट्री है, जस्ट बेटा सेकेंड, जो आपकी ये इंडिया की बाउंड्री लाइन है, इंडिया की जो ये बाउंड्री है, यहाँ से अंदर अगर कोई आ गया, चाहे वो इंडियन है या नहीं है, कोई फॉरेनर है चाहे कोई भी है, अगर वो पैसा कमा रहा है वो हमारे इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा। वो किस में कैलकुलेट किया जाएगा, जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझना। तो देखो वही मैंने लिखा है, टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे इंडिया में बन रही हैं, जो भी टोटल आउटपुट उसका आ रहा है इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग डिप्रेसिएशन। अभी ये वर्ड को
बस लिख लो, आगे मैं समझाऊंगा ये डिप्रेसिएशन क्या होता है। इंक्लूडिंग डिप्रेसिएशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड का मतलब 1 साल। यहाँ पर आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड लिख के दे सकता है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर लिख के दे सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, विद इन अ कंट्री, विद इन अ कंट्री, ये चीज़ समझने वाली बात है कि इस इंडिया के अंदर, चाहे वो फॉरेन कंपनी है चाहे वो इंडियन कंपनी है, अगर हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रही है, देखो बिजनेस होगा तो ऑब्वियसली बात है टैक्सेस भरे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, तो ये जो अगर हमारी कंट्री जो, तो ये सारी चीज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं ये जीडीपी में कैलकुलेट की जाती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और किसी भी देश की जीडीपी जितनी अच्छी होगी, समझ लो कि वहाँ के देश के लोगों का कल्याण उतना ही अच्छा हो रहा है। जीडीपी अच्छी होगी तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलेगा लोगों को। अब देखो कोई फॉरेन कंपनी ही आके चाहे प्लांट लगाए, अब अपने यहाँ से तो लेबर लेके आएगी नहीं, अपने यहाँ से तो इंजीनियर लेके आएगी नहीं, चलो 2-4 बड़े सीनियर इंजीनियर ले आएगी, लेकिन ऐसे थोड़ी नहीं कि सारे इंजीनियर अपने यहाँ से ले आई, सारे जो वर्कर्स हैं अपने यहाँ से ही लेके आएगी। कहाँ, अगर इंडिया में आ रही है तो इंडियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमारी इंडिया के लिए फ़ायदा है। तो अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो उस देश का जो सोशल वेलफेयर है, जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है, वो भी एक गुड इंडिकेटर होता है। तो जीडीपी एक इंडिकेटर भी है, लोगों का कल्याण का संकेतक भी है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ अभी फ़िलहाल इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी जीडीपी में धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, स्टडी का मतलब होता है लगातार, जीडीपी में लगातार अगर आपको वृद्धि देखने को मिल रही है, तो ये एक गुड इंडिकेटर होता है अपनी भारत, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ का। अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है मतलब आपका देश विकास कर रहा है, आपका देश आगे बढ़ रहा है, आपके देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आपके लोग हमारे देश की अब मतलब जो इंडिया के लोग हैं वो इंडिया में, इंडिया की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए उसकी जीडीपी बढ़ रही है। तो जीडीपी समझ में आ गई। जीडीपी को बस इतना सा आपको समझना है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी बन रही हैं, जो भी हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन हो रहा है उनका, वो होना चाहिए इंडिया की विद इन बाउंड्री, चाहे वो फॉरेनर कंपनी करे चाहे वो इंडियन कंपनी करे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए जीडीपी के बारे में, और इससे ज़्यादा आपको जीडीपी के बारे में कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा जीडीपी और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको जब आप जीएनपी समझ लोगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझ लोगे। ठीक है, अभी ये मार्केट प्राइस छोड़ो, पेपर में अभी मार्केट प्राइस नहीं आता है, वो आगे मैं जब आपको फैक्टर कॉस्ट वाली चीज़ें पढ़ाऊंगा तब चीज़ें ये आपको समझ में आएंगी। तो अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ते हैं कि जीएनपी क्या होती है, तो देखो यहाँ पर है वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। बहुत फ़र्क है जीडीपी और जीएनपी में। अगर मैं यहाँ पर जीडीपी की बात करता हूँ, आपकी एक कंट्री है, ठीक है, अच्छा मैंने जीडीपी में देखो, अभी आपको जीडीपी और अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर एक कंट्री है, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। ये है आपका प्यारा भारत, ठीक है, ये है प्यारा यूएसए, ठीक है, ये है आपका नालायक चाइना, ठीक है, और इधर होना चाहिए था लेकिन मैप मत जाना, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। और ये है आपका नालायक से भी नालायक पाकिस्तान। चलो पाकिस्तान तो क्या ही यार, पाकिस्तान का तो एग्जाम्पल, यहाँ इकोनॉमी उसकी अपनी खुद की नहीं संभल रही। ठीक है, रसिया ले लेते हैं, कोई और कंट्री ले लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को खुद की इकोनॉमी नहीं संभल रही। अभी यहाँ पर देखो क्या है, जीडीपी में क्या होता है, अब कोई फॉरेन कंपनी आई, फॉरेन लोग आए, वो हमारी यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उनकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो हमारी जीडीपी में कैलकुलेट होती हैं। अब क्या होगा, इंडियंस भी तो बाहर जाते हैं। सपोज कोई इंडियंस अमेरिका में रह रहा है, कोई इंडियंस कहाँ रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है। अब जो वो पैसे कमा रहा है जीडीपी में, वो पैसे कैलकुलेट नहीं होते। मैंने क्या बताया, जीडीपी में वही पैसा कैलकुलेट होगा जो इंडिया के सीमा के अंदर हो रहा है, चाहे वो इंडियंस के द्वारा कमाया जा रहा है चाहे वो फॉरेनर्स के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई इंडिया का बाहर जाके पैसा कमा रहा है ना, और बेशक वो इंडिया भेज रहा है, लेकिन वो पैसा जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊं जीएनपी क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो जीएनपी आपका जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है वो ये कहता है कि जैसे हमारा ये प्यारा भारत है, यहाँ पर कोई भी फॉरेन कंट्री आके अपना जीडीपी में, अपना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम वही कैलकुलेट करेंगे जो इंडियंस के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है।
हमारी इकोनॉमी में, चाहे वो इंडिया में रह रहा है, चाहे वो अमेरिका में रह रहा है, चाहे वो चाइना में रह रहा है, चाहे वो रसिया में रह रहा है, अगर वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हाँ, फ़र्क इतना है कि वो कौन होना चाहिए, नेशनल्स होना चाहिए, मतलब हिंदुस्तान का होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, हमारे देश का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो जीएनपी, जीडीपी, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, अब आपको यहाँ पर डाउट नहीं रहा होगा। यहाँ पर अब हम समझते हैं कि जीएनपी कैसे निकालते हैं। ठीक है, जीएनपी कैसे निकालते हैं। अच्छा, जीएनपी निकालने से पहले यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं। एक होता है, ध्यान रखना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है वो समझो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो होता है जो इंडिया के द्वारा, जो इंडिया के लोग यहाँ पर पैसा दूसरे देश में कमा रहे हैं लेकिन उस पैसे को भेज रहे हैं इंडिया, वो क्या होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। एक टर्म होता है यहाँ पर फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब यहाँ पर देखो, ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है ये समझो। अगर जो फॉरेन कंपनी यहाँ पर पैसा कमा रही है वो अपनी कंट्री भेज रही होगी, ठीक है, जो हमारा जीएनपी में, तो यहाँ पर जीएनपी में तो कैलकुलेट नहीं होता बट जीडीपी में कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर जो इंडिया के लोग पैसा कमा रहे हैं, जो इंडिया के लोग बाहर पैसा कमा रहे हैं, वो इंडिया में जो पैसा भेज रहे हैं उस पैसे को मैं अगर फैक्टर इनकम, जो इंडिया में फॉरेन कंपनी पैसा कमा के फॉरेन भेज रही हैं, उसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरा क्या निकल के आएगा, नेट फैक्टर, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड निकल के आएगा। नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड समझो क्या होता है। नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर सपोज जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर विदेश में रह रहे हैं, वो सपोज सब लोग मिलके 100 रुपये कमा रहे हैं, जस्ट एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, और जो अब्रॉड की कंपनीज हैं इंडिया में आकर वो 500 रुपये कमा रही हैं, 500 रुपये यहाँ पर कमा रही हैं। तो अगर नेट देखा जाए तो मैं क्या करूँगा, 100 माइनस मुझे 500 करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, -400। तो मुझे अगर जीएनपी निकालना है तो मुझे जीडीपी में से -400 करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ अगर कोई कन्फ्यूजन हो। तो देखो, यहाँ पर अगर मुझे जीएनपी निकालना है, अगर मुझे जीएनपी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो जीडीपी में मुझे प्लस करना पड़ेगा जो हमारा फैक्टर इनकम है, जो मेरी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, जो लोग यहाँ पर वहाँ से पैसा कमा के इंडिया भेज रहे हैं, साथ में मुझे वो इनकम माइनस करनी पड़ेगी जो यहाँ के जो फॉरेन कंपनी इंडिया में कमा रही हैं, अगर मुझे जीएनपी निकालना है तो, क्योंकि जीडीपी में ये इंक्लूड होता है। तो अगर वो, और ये जो अब्रॉड वाला पैसा होता है वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता, तो ये तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, और जो फॉरेन कंपनी इंडिया में पैसा कमा के बाहर बेच रही हैं वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो ये है मेरा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, जीडीपी प्लस, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको बोलेंगे नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो, ज़्यादातर क्या होता है, जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं लोग वो कम पैसा कमाते हैं एज कम्पेयर टू जो इंडिया में फॉरेन कंपनी आ रही हैं। तो हमेशा जो आपका नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड होता है वो माइनस में ही होता है। जैसे मैंने एग्जांपल भी समझाया आपको कि यहाँ के जो लोग हैं वो 100 रुपये कमा रहे हैं, हमारे देश के जो लोग हैं वो 100 रुपये कमा रहे हैं, अलग अलग देशों में जो रह रहे हैं वो 100 रुपये भेज रहे हैं। वहीं पर जो अब्रॉड की इंडिया में कंपनी है वो 1000 रुपये कमा के अपने देश वापस भेज रही हैं, अलग अलग देशों में भेज रही हैं। चलो यहाँ पे मैं, हमने पहले 500 लिया था तो 500 ले लेते हैं। तो मेरी नेट फैक्टर इनकम क्या होगी, 100 माइनस 500, तो कितना हो गया, -400। तो हमेशा जो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड होता है वो माइनस में ही होता है, इसीलिए देखोगे तो जीडीपी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मुझे 400 करना पड़ेगा। इतना मैथ तो आपको आता ही होगा। तो जीएनपी समझ में आ गया ना कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जीडीपी है ना, ये ध्यान रखना, ये जीएनपी निकालने का फॉर्मूला है, जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जीएन, और उसको हम क्या बोल देते हैं, इसको मिला के नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है इधर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसको जीडीपी कर लो,
GNP बराबर ये होगा, GDP प्लस विदेश से कारक आय माइनस विदेश में कारक आय, और इसको क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको GNP अच्छे से समझ में आ गया होगा और GDP भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, नेक्स्ट कौन सा है आपका, NDP है। ठीक है, अब NDP समझने से पहले जो मैंने आपको यहाँ पे जब मैं आपको पढ़ा रहा था GDP और उसमें इंक्लूड हो रही थी डिप्रेसिएशन, तो मैंने आपको बोला था जो ये डिप्रेसिएशन है मैं इसको आगे समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। जैसे अभी अगर हम NDP समझें उससे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, डिप्रेसिएशन समझना पड़ेगा। तो देखो डिप्रेसिएशन क्या होता है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर डज। चलो ये तो अलग बात है। देखो डिप्रिसिएशन क्या होता है, आज आप फ़ोन लेके आए, क्या आप जो फ़ोन लेके आए आज 30,000 का, क्या एक साल बाद उसकी जो कीमत है वो 30,000 ही काउंट करनी चाहिए GDP में? आप बोलोगे नहीं भैया, वो उसकी हालत ख़राब हो गई है, अब तो वो 15,000 का बिक जाए वही काफ़ी है। तो अब GDP कैलकुलेट करते वक्त ये जो डिप्रिसिएशन होती है, जो वैल्यू कम होती है, उसको हम नहीं मानते, हम जो शुरुआत वाली वैल्यू होती है उसी को लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन नेट में ऐसा नहीं होता। और एक और मैं आपको मस्ट ट्रिक बता दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और जैसे एक मशीन है, अब मशीन क्या है, हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि एक साल बाद उसमें टूटना फूटने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मशीन की क्या होती है, वैल्यू कम हो जाती है, डिप्रेशिएट कर जाती है। ठीक है, तो हमारा GDP में ये हम जो उसकी इनिशियल वैल्यू होती है उसी को कैलकुलेट करते हैं, बट NDP में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ऐसा हम नहीं करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सवाल आ जाए, बस एक चीज़ ध्यान रखना, जो ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस अगर कोई वर्ड है और अगर वहाँ में से हम डिप्रेसिएशन कम कर दूँ, मैं ग्रॉस कोई भी वर्ड आ जाए और अगर मैं उसमें से डिप्रेसिएशन कम कर दूँ तो वो नेट आएगा। क्या आएगा, नेट आएगा। ग्रॉस में से डिप्रेसिएशन कम कर दूं तो नेट आएगा, बस ये ट्रिक याद कर लो। जैसे जो मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें से अगर मैं डिप्रेसिएशन कम कर दूंगा तो बस ग्रॉस की जगह क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा, और कोई फ़र्क ही नहीं है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर आप डिप्रेसिएशन, मूल्यह्रास कम कर देते हो तो शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये ट्रिक याद हो गई तो ऐसे ये याद कर लो, अगर आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रेसिएशन कम कर दोगे तो ये ग्रॉस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर वर्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमने GDP पढ़ लिया, GNP पढ़ लिया, फिर उसके बाद NDP पढ़ लिया और NNP पढ़ लिया। बस आपको दो समझने हैं, एक GDP समझना है और एक GNP समझना है। GDP समझ लिया और GNP समझ लिया तो NDP और NNP तो वही समझ में आ गया। बस GDP में से डिप्रेसिएशन घटा दो और GNP में से डिप्रेसिएशन घटा दो, एक NDP आ जाएगा और एक NNP आ जाएगा। इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि भैया नहीं ये समझने वाली बात है, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अब आगे हम बढ़ते हैं, उससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में। वहाँ पर जो मैंने फैक्टर प्राइस लिख दिया है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे वहाँ पर फैक्टर कॉस्ट कर लेना, मैंने एक में तो शायद किया भी था। हाँ, ये आपका सारे जो होंगे ये फैक्टर कॉस्ट होंगे, फैक्टर कॉस्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आगे 4 पढ़ें, फैक्टर कॉस्ट पढ़ें, उससे पहले हम समझते हैं कि मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर प्राइस क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखो आपको सपोज एक कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई छोटा सा प्रोडक्ट बनाना, सपोज बिस्किट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उसके लिए आपको प्लांट लगाना पड़ेगा ना, एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। उसके लिए आपको सपोज कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल। आपको मशीन वगैरह लेके आनी है तो आपको पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी जिस पे आप मशीन लगाओगे, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी जो काम करेगी। ठीक है, और उसके बाद आपका एक तरह से जो आप बिजनेस हर कोई तो कर नहीं सकता, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपकी एक स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप,
ठीक है, आपके जो बिजनेस स्किल्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। इसको ये 4 फैक्टर होते हैं आपके, और इन 4 फैक्टर को पता है क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है 4 फैक्टर्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करना है तो ये 4 फैक्टर, आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए और आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, बस उस काम को करने के लिए। ठीक है, अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, सपोज देखो आपके पास पैसा नहीं था तो आपने किसी से इंटरेस्ट पे पैसा लिया, आपने किसी से इंटरेस्ट पे पैसा लिया। ठीक है, आपने लेबर ली, उसको क्या दे रहे हो आप? वेतन दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो। आपने लैंड ली, सपोज आपने रेंट पे लैंड ली तो उसका हर महीने आप क्या कर रहे हो? रेंट दे रहे हो। ठीक है, और अब आप भी अपनी बुद्धि लगा रहे हो तो सपोज आप उसमें से प्रॉफिट ले रहे हो। सपोज हम ऐसे ही ले लेते हैं कि आप 3 रुपये यहाँ पर क्या दे रहे हो? अपना इंटरेस्ट दे रहे हो हर महीने, जो आपने पैसा लिया है उस पर। आप जो लेबर को पैसा दे रहे हो उसमें आपका खर्चा आ रहा है 5 रुपये। रेंट का सपोज आपका खर्चा आ रहा है 5 रुपये, और आप बोल रहे हो भैया 2 रुपये तो मैं अपना प्रॉफिट का रखूँगा क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसे जोड़ता हूँ तो आपका कितने रुपये खर्च हो गए? 3 और 2 5, 5 और 5 10, 15। तो ये क्या आ गई आपकी, एक तरह से बोलोगे आप फैक्टर कॉस्ट आ गई। क्या आ गई? फैक्टर कॉस्ट आ गई। अब इसमें क्या करा, अब जब आप गवर्नमेंट के पास गए, जब इसे आप मार्केट में जाओगे तो गवर्नमेंट बोलेगी भैया इतनी जल्दी नहीं करो, पहले हमको दे दो क्या? टैक्स दे दो हमको। हमको क्या दे दो? हमको दे दो टैक्स। अब गवर्नमेंट ने सपोज इस पर 12 रुपये टैक्स लगा दिया, 12 रुपये टैक्स लगा दिया। अब जो चीज़ मार्केट में 15 की बिकनी चाहिए थी वो कितने की? 12, चलो हमने ज़्यादा बोला, थोड़ा कम लगाते हैं ना टैक्स इतना का, तो 5 रुपये टैक्स लगाया, 1/3 लगा दिया, 5 रुपये का टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट कितने का हो गया? 20 का हो गया। आप लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, आपने एक चीज़ हमेशा देखी होगी, गवर्नमेंट बिजनेस को बढ़ावा देने की कोशिश करती है, हमेशा बढ़ावा देती है। तो गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है यार, तो मैं हम 5 रुपये टैक्स लगा के 20 रुपये हो गया, अब इतना महंगा प्रोडक्ट यार बहुत महंगा हो गया, हमने 5 रुपये ज़्यादा टैक्स लगा दिया, हम तुम्हें सब्सिडी दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर लेने जाते हैं तो उस पर सब्सिडी मिल जाती है, ऐसे बिजनेस लोगों को भी सब्सिडी दे दी जाती है कि छूट दे देते हैं टैक्स पे। तो हम तुमसे 5 रुपये ना लेके 5 रुपये टैक्स ले रहे हैं, चलो 1 रुपये की हम छूट दे देते हैं। ठीक है, तो अब आप कितने का बेच सकते हो उस चीज़ को? 19 रुपये का बेच सकते हो। तो गवर्नमेंट ने 5 रुपये तो प्लस का टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने क्या इंक्लूड कर दिया? 5 रुपये का तो टैक्स इंक्लूड कर दिया, किसमें? आपकी जो फैक्टर कॉस्ट थी उसमें। फैक्टर कॉस्ट में आपने, गवर्नमेंट ने क्या बोला, क्या लगा दिया? जो टैक्स था वो वहाँ पर लगा दिया, लेकिन उसमें से कुछ सब्सिडी दे दी आपको। आपको सपोज 1 रुपये की यहाँ पर सब्सिडी दे दी, तो अब गवर्नमेंट को टोटल आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? सिर्फ 4 रुपये देने पड़ रहे हैं, सिर्फ 4 रुपये। 5 रुपये ये, 1 रुपये की आपको सब्सिडी मिल गई। अब फैक्टर कॉस्ट में अगर आप ये 4 रुपये जोड़ दोगे तो ये आ जाएगी आपकी मार्केट प्राइस। अब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में कितने का बेच सकते हो? 19 रुपये का बेच सकते हो। तो 15 रुपये हो गई आपकी फैक्टर कॉस्ट और 19 रुपये हो गई आपकी मार्केट प्राइस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, बस इतना समझ लेना कि ये टैक्स है। देखो टैक्स कैसा लगता है? इनडायरेक्ट ही लगता है ना, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, बस ये ध्यान रखना है ना। तो कभी भी आपसे पूछा जाए, जस्ट वेट अ सेकेंड, कि आपका जो जस्ट वेट अ सेकेंड, अगर आपसे कभी भी क्या निकाला जाए, कभी भी अगर आपसे मार्केट प्राइस पे निकाली कोई चीज़, मार्केट प्राइस पे पूछी जाए, तो उसमें आप क्या करोगे? जो आपकी फैक्टर कॉस्ट है उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना पड़ेगा और सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा। सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसी को इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ के सब्सिडी को घटा के इसी चीज़ को बोल देते हैं कि भैया हम आपको, जैसे आप गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम 5 रुपये आपसे टैक्स लगा देते हैं, 1 रुपये चलो आपको सब्सिडी का दे देते हैं, आप बस 4 रुपये पे कर दो। या वो 4 रुपये नहीं बोल रही है कि भैया देखो, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत आप टैक्सेशन सीखने जाओगे तो बहुत दिक्कत होती है। आपको पता है एक सीए बनने में कितना टाइम लगता है। तो ऐसे बोला कि भैया इतना टैक्स लगा रहे हैं, इतना सब्सिडी दे रहे हैं, तो भैया आप बोल रहे हो भैया मुझे डायरेक्ट बता दो, सब्सिडी घटा फटा के सब डायरेक्ट बताओ, मुझे डायरेक्टली भरना कितना है, जो मेरे को नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो कितना देना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना देना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स
नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये बता दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मुझे कितना देना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर मैं सब्सिडी घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी चाहिए, समझ में आ गई होगी। तो मार्केट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस मार्केट प्राइस, यहाँ बताता हूँ मार्केट प्राइस आप कैसे निकाल सकते हो, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एक बार और लिख देता हूँ, नहीं लिखा हो तो लिख लेना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका बराबर होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ किस पर, जो आपके चार हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखो ये जीडीपी किस पे निकाल रहे थे हम, मार्केट प्राइस पर। अगर मुझे जीडीपी निकालनी हो फैक्टर प्राइस पे, तो जीडीपी जो मार्केट प्राइस में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूंगा, तो मेरी फैक्टर कॉस्ट निकल आएगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे कितने आए पड़े, 15 रुपये का मेरा प्रोडक्ट पड़ा था, लेकिन मैं उसे बेच कितना रहा हूँ, मेरा इन जीडीपी में जीडीपी कितना है मेरा 19 है। अगर मुझे ये मेरा मार्केट प्राइस पर है, ये मेरा फैक्टर कॉस्ट पर, अगर मुझे वापस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो 4 रुपये जो मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगा है उसे मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल आएगा, फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। तो सिंपल सी चीज़ है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से क्या करूँ, निकालने के लिए क्या करूँगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को मैं से नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी में कम कर दूंगा। वैसे ही जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को अगर निकालना है तो मार्केट प्राइस पर जो जीएनपी निकाली थी उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूंगा। अगर मुझे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूंगा। तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर एक बार आपको समझ में आ गया कंसेप्ट तो इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, 4 बार इस पर स्टार बना लो। ठीक है, सब कुछ भूल जाना, ये मत भूलना। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होती है उसी को हम नेशनल इनकम बोला जाता है, उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा जीडीपी देख लेते हैं कि भैया हमारे भारत की क्या जीडीपी है। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना, पेपर में अगर कभी पूछे, कैलकुलेट की जाती है सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस सीएसओ के द्वारा भारत की जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जीडीपी पता चल गई, इसको कैलकुलेट, अच्छा इंडिया की जीडीपी नहीं बताई ना, इंडिया की अभी अप्रॉक्स जीडीपी देखा जाए तो लगभग $4 ट्रिलियन जीडीपी है। इंडिया ग्रो कर रहा है जीडीपी के मामले में बहुत अच्छे से, और पहले 5th पोजीशन पे था, अभी 4th पोजीशन पे आ गया है। और अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे आप सभी को पता है कौन हो सकता है, बताओ जल्दी से कमेंट करके कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है। चलो मुझे बता ही देता हूँ, अमेरिका आपका फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और देखो आपकी जीडीपी 2 होती हैं, एक नॉमिनल जीडीपी होती है, एक रियल जीडीपी होती है। रियल जीडीपी हम किसी भी ईयर की किसी भी ईयर को बेस ईयर मान के तब निकालते हैं, नहीं तो ठीक है मैं आपको ज़्यादा कंसेप्ट में नहीं जाऊंगा। बस देखो यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान रखो, कभी ये पूछे कि प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर पूछ ले, तो प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। और रियल जीडीपी जो निकालते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी ईयर को बेस मान के, कैलकुलेटेड एट बेस ईयर। और अभी इसकी जो बेस ईयर है वो है 2011-12, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 2011-12 बेस ईयर है। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के बारे में ज़्यादा मत पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, तो या पढ़ा दूँ। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी इंटू 100 होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी आपसे जीडीपी डिफ्लेटर पूछ ले या प्राइस इंडेक्स पूछ ले, या रहने दो, आपके पेपर में कभी नहीं पूछा गया कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, लेकिन हाँ प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर पूछा गया है तो वो आप यहाँ पर याद कर लो, और इतना ही काफ़ी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। ठीक है, अगर हम मेथड्स की बात करते हैं कि मेथड्स क्या है, तो 3 मेथड होते हैं। कभी अगर आपसे ये पूछे कितने मेथड होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, तो 3 मेथड होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड,
एक होता है आपका इनकम मेथड और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आगे बढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके। तो देखो यहाँ पर हम जो जीडीपी कैलकुलेट करने के बारे में भी बात कर रहे थे, तीन मेथड मैंने आपको बताया, तीन मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पर ये वन बाई वन पढ़ेंगे हम। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है और एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। जस्ट आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आना चाहिए, और अगर आपको समझ में आ गया तो आप आराम से इनके पेपर में जो सवाल आएगा वो बना लोगे। देखो वैल्यू एडेड मेथड, या इसको मैं प्रोडक्शन मेथड भी कह सकता हूँ, इसको कभी आप कंफ्यूज मत होना कि ये नया मेथड कहाँ से आ गया, इसको मैं प्रोडक्शन मेथड भी बोल सकता हूँ। अब देखो वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड क्या होता है वो हम समझते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक मिल्क है, ठीक है, एक इंसान है, वो मिल्क लेके आया 100 रुपये का। कितने का लेके आया? 100 रुपये का मिल्क लेके आया। साथ में उसने कुछ रॉ मटेरियल लिया। रॉ मटेरियल सपोज चलो वो मिठाई बना रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल ले लिया, चीनी वगैरह जो भी पड़ता है उसमें मिठाई बनाने में जो भी उसको नीड होगी, वो 50 रुपये का उसने वो सामान ले लिया। उसने वहाँ पर क्या बना दिया, एक मिठाई बना दी। देखो 100 रुपये का दूध था, 50 रुपये उसने यहाँ पर क्या बना दिया, उसका रॉ मटेरियल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो उसने ये स्वीट्स बनाई है, ये जो मिठाई बनाई है, वो मिठाई सपोज देखो 100 रुपये यहाँ पे खर्च हुए, 50 रुपये उसके यहाँ खर्च हुए, वो उसने कस्टमर को बेच दी 300 रुपये पर केजी के हिसाब से। इसका जो खर्चा आया वो कितने का आया? 150 का। बेची कितनी उसने? 300 रुपये की। प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 150 रुपये का। तो उसने ये वैल्यू ऐड कर दी 150 रुपये की अपनी कलाकारी के बेसिस पे। समझ रहे हो? तो ये है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। एक हम समझते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है? अब देखो इनकम मेथड कुछ नहीं है। इनकम जो आपकी इनकम आ रही है, जैसे अगर आप सर्विस कर रहे हो तो कोई चार्ज लेते होंगे, आपकी कोई ज़मीन है तो उस पर आप रेंट ले रहे होंगे, अगर आपने किसी को कैपिटल दे रखी तो आप उसकी इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो जो भी पैसा, देखो अभी आप किसी को सर्विस दे रहे हो, ठीक है, तो वही वाली बात कर लेते हैं। अगर ये बैच सपोज पेड होता है ना, तो अभी ये बैच पेड होता तो आप मुझे पेमेंट करते, है ना। तो वो पेमेंट मेरा कुछ ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं गया ना, वो पेमेंट मुझे मिला। सपोज अभी मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो यूट्यूब मुझे कुछ देता होगा, मेरा एडसेंस से कुछ रेवेन्यू, वैसे बहुत कम होता है भाई, लेकिन कुछ तो होता होगा। जब एडसेंस से जो रेवेन्यू हो रहा है वो एक तरह से क्या है, सर्विस, वो मैं एक मेरी इनकम मेथड में काउंट होगा, है ना। जैसे लैंड है, अब लैंड अगर आप दे दोगे तो उसका कुछ रेंट आ रहा होगा, साथ में कैपिटल अगर आपने दे रखी है तो उसका कुछ आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो ये जो हम कैलकुलेट करते हैं वो आता है हमारा इनकम मेथड में। वैल्यू एडेड मेथड समझ में आ गया, इनकम मेथड आ गया। एक्सपेंडिचर मेथड समझते हैं। देखो एक्सपेंडिचर मेथड डायरेक्ट ये स्टेटमेंट दिया था कि क्या होता है, और ये स्टेटमेंट ऑप्शन में दे रखा था, कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाई समिंग अप द टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन एन इकोनॉमी। जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अगर हम उसको जोड़ दें, और तो देखो अगर हमें किसी भी देश की इनकम निकालनी है, या मैं अभी मैं ये देखूं कि भैया आप कितना कमा रहे हो, आपकी आय कितनी है, वो खर्चों से पता चल जाती है। अगर कोई बंदा 1,000 रुपये कमा रहा होगा तो वो, अगर एक बंदा 1,000 कमा रहा है, एक बंदा 5,000 कमा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख के ये पता चल जाएगा 1,000 वाला जो पर्सन होगा वो यहाँ पर कम स्पेंड कर रहा होगा, इसके खर्चे ज़्यादा होंगे। तो खर्चे देख के भी आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो, या यहाँ पर नेशनल इनकम है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, जो आप कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो, खाने पीने रहने पर जो एक्सपेंडिचर पे जो खर्चे कर रहे हो, जो गवर्नमेंट का यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी एक तरह से आपका एक्सपेंडिचर है, और जो आपका नेट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। एक्स का मतलब यहाँ पे समझते हो, यहाँ पे कभी कभी ये पूछ लेता है एक्स का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर आपका मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स होता है एक्सपोर्ट और एम होता है इंपोर्ट। उसमें एक्स आ रहा है, इसमें एम आ रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है याद करना, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला, ध्यान रखना, CGI प्लस एक्स माइनस एम। इसका मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब यहाँ पर आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और एक्स माइनस एम, एक्स होता है इसमें एक्सपोर्ट, एम होता है इंपोर्ट, ठीक है। ये है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 मेथड होते हैं आपके जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसका, ठीक है। अब थोड़ी सी और चीज़ें समझते हैं। जैसे मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ जो जहाँ से सवाल बनता है आपके पेपर में, ठीक है। एक होता है डबल काउंटिंग का कंसेप्ट।
आप क्या कर देखो, जो हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, जो आप यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो या अपनी जो नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट कर रहे हो, तो वहाँ पर जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी ना इंटरमीडिएट गुड, जो मैं यहाँ पर अभी आपको पढ़ा के आया हूँ इंटरमीडिएट गुड्स, उनको हम कंसिडर नहीं करते, उनको हम कैलकुलेट नहीं करते। अब उनको कैलकुलेट क्यों नहीं करते वो यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ये व्हीट है, ये गेहूँ है, गेहूँ से क्या बनी, मैदा बनी, चलो मैदा वाला ले लेते हैं, गेहूँ से मैदा बनी। अब मेरे को ये बताओ, ये व्हीट है यहाँ पर 50 रुपये का, है ना, और यहाँ पर इसको मैदा बनाने में जो पूरा खर्चा आया मेरा यहाँ पर 100 का, मैं इसे बेच रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर ये मेरी इंटरमीडिएट गुड हो गई। अब मैंने इस मैदा से क्या बना दिया, ब्रेड बना दिया, और इस ब्रेड में टोटल जो लागत आई, ये मैदा में जो टोटल लागत आई ये 100 की आई, और इसमें जो टोटल लागत आई 200 की आई। अगर मैं अपनी यहाँ पर नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगर मैं देखो, ये यहाँ पर 100 रुपये की लागत आई प्लस 100 रुपये की, इसमें प्लस 200 रुपये की आई, तो यहाँ पर अगर मैं ये 200 रुपये भी कैलकुलेट कर लूँ ये वाले, और ये 100 रुपये भी कैलकुलेट कर लूँ, तो भाई ये जो ब्रेड बनाने में 200 रुपये की लागत आई है, ये तो मैदा का पैसा भी लगा के आई है ना, तो ये तो 100 रुपये तो मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया ना। देखो एक बार समझो, मैं समझाता हूँ आपको। आपको सपोज ये 100 रुपये की मैदा हुई, आपको सपोज ब्रेड बनाना है, आप 100 रुपये की मैदा लेके आए, 50 रुपये का कुछ और लेके आए, 50 रुपये आपके लेबर और सारी चीज़ों में चले गए, टोटल आपको 200 रुपये की ब्रेड पड़ी। अगर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो तो आप ये 200 तो कैलकुलेट करोगे, साथ में जो ये इंटरमीडिएट गुड है ये भी कैलकुलेट कर लोगे, तो एक बार तो आप ये मैदा ऑलरेडी इसमें कैलकुलेट कर चुके हो ना, तो यहाँ पर अगर आप 100 रुपये दोबारा कर लोगे तो ये तो डबल काउंटिंग में आ जाएगा ना, तो जीडीपी आपकी अच्छे से निकल के नहीं आएगी, नेशनल इनकम आपकी अच्छे से निकल के नहीं आएगी। तो इसलिए जीडीपी में कभी भी हम जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, ठीक है, जिनका फाइनल प्रोडक्ट कुछ और बनना होता है, उसको कैलकुलेट नहीं करते। हम हमेशा डबल काउंटिंग को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारी जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि डबल काउंटिंग ना हो, उसके लिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को अवॉइड करते हैं। तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो हो गया हमारा डबल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ से पेपर में बहुत सवाल बनते हैं, 2023-24 में भी, एमटीएस में भी बने हैं, ठीक है। एक होता है पर्सनल इनकम, एक होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और बहुत दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बहुत छोटा सा अंतर है। देखो, इनकम रिसीव्ड बाई इंडिविजुअल, देखो ये स्टेटमेंट बाद में पढ़ना, मैं आपको जस्ट समझाता हूँ। एक आप हो, है ना, एक पर्सन ए है, ठीक है, आप हो, सपोज रवि है, आपका नाम रवि है, आप सपोज यहाँ से एक एक जॉब कर रहे हो, बी जॉब कर रहे हो, जो भी पैसा यहाँ से आप कमा रहे हो वो आपकी पर्सनल इनकम है। और वो पैसा पर्सनल इनकम में कब कैलकुलेट होगा, अभी तक आपने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है, ठीक है। सपोज यहाँ से आप 50,000 कमा रहे हो पर मंथ, और यहाँ से आप 80,000 कमा रहे हो, टोटल 1,30,000 कमा रहे हो, 1,30,000, 1,30,000 अगर आप यहाँ पर रुपए कमा रहे हो तो ये आपकी पर्सनल इनकम है। लेकिन इस पर्सनल इनकम को आप अपने यूज में नहीं ले रहे। अपने यूज में कब लोगे, ये टैक्स देने से पहले जो इनकम होती है उसको पर्सनल इनकम बोलते हैं। लेकिन 1,30,000 जो है आपके पास, ठीक है, 1,30,000 पे जो आपके पास पैसे हैं, इसमें से अब सपोज 10% आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, ठीक है, तो कितने चला गया, 13,000 यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स चला गया, 13,000 यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स चला गया, तो आपके पास कितना बचा, 1,00,000। आप बोलोगे भैया 17,000 ही बचे, ठीक है। तो ये हो गई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो मैं यहाँ पर बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ, जो पर्सनल इनकम होती है वो टैक्स से पहले होती है, और टैक्स डिडक्शन के बाद जो इनकम होती है जिसको आप अपने खर्च कर सकते हो अपनी चीज़ों पर, अपने एंजॉयमेंट पर, अपने खाने पीने पर, वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है। बस इतना सा समझो। इनकम रिसीव्ड बाई इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड इन अ कंट्री फ्रॉम ऑल सर्विस ड्यूरिंग अ ईयर बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कटने से पहले, तो वो होती है आपकी पर्सनल इनकम। और अगर मैं बात करूं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, तो इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इन अ कंट्री फ्रॉम ऑल द सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स। तो ये यहाँ पर दोनों में फ़र्क होता है। पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पेपर में पूछा जाता है। बस सिंपल सी बात है, पर्सनल इनकम में से अगर आप यहाँ पर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, पर्सनल इनकम में से टैक्स काट दो,
तो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकल आएगी। समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट? बहुत बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा सा एक दो कंसेप्ट और रह गए हैं, मे बी ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर से जो सवाल पूछे गए, अच्छा ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट लास्ट है, फिर उसके बाद इस चैप्टर से जो सवाल पूछे गए हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? तो किसी भी कंपनी, देखो पर कैपिटा इनकम ये होता है कि टोटल जो आपकी इनकम है, टोटल इनकम है किसी भी देश की, टोटल इनकम है किसी भी देश की, अगर उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, टोटल पॉपुलेशन से मैं डिवाइड कर दूं, तो मेरी क्या आ जाएगी? पर कैपिटा इनकम आ जाएगी उस कंट्री की। टोटल इनकम को बोल देंगे कुल आय, कुल आय, और टोटल पॉपुलेशन को बोल देंगे कुल जनसंख्या। तो अगर कुल आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी? पर कैपिटा इनकम। अगर आपने मैथ पढ़ा है और एवरेज निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक पढ़ लेते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है। देखो ट्रांसफ़र पेमेंट वो होता है जो गवर्नमेंट अपनी जनता पर खर्च करती है और उसके रिटर्न में जनता से कुछ नहीं लेती है। एक तो होता है गवर्नमेंट, सपोज गवर्नमेंट है वो किसी भी इंसान को लोन दे रही है, तो उसके बदले में लोन भी वापस लेगी और कुछ इंटरेस्ट भी लगा रही होगी, है ना। लेकिन कुछ जगह पैसा ऐसी जगह खर्च किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिनको गवर्नमेंट उसके बदले में उससे कोई उम्मीद नहीं रखती, है ना। लाइफ में वैसे भी अपने अलावा किसी से उम्मीद नहीं रखना, और जो तुम उम्मीदें पाले बैठे हो वो एक दिन आपके करियर को घातक हो सकती हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट की तरह रहो कि किसी को कोई चीज़ दे दी तो सामने वाले इंसान से कोई उम्मीद मत रखो। ट्रांसफ़र पेमेंट्स वही होते हैं कि भैया मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, अब इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना ये पैसे चाहिए वापस, ना इसकी इंटरेस्ट चाहिए, ना कुछ चाहिए। तो ऐसे पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स विदाउट रिक्वायरिंग एनी गुड्स और सर्विस इन रिटर्न, बदले में किसी भी सामान या सेवाओं की आवश्यकता के बिना व्यक्तियों को सरकार द्वारा किया गया भुगतान को ट्रांसफ़र पेमेंट बोला जाता है। जैसे हमारा पेंशन एग्जाम्पल हो गया, जैसे हमारा स्कॉलरशिप। अब बच्चों की स्कॉलरशिप आती है तो उसके पीछे ये नहीं है ना कि बाद में स्कॉलरशिप वो वापस करनी है। ये बोल दे गवर्नमेंट कि भाई अभी स्कॉलरशिप दे रहे हैं लेकिन जॉब लग जाएगी तुम्हारी तो आप हमें वापस करना, नहीं भाई वो वापस नहीं होती है। पेंशन भी वापस नहीं की जाती है, ठीक है। पेंशन गवर्नमेंट देती है, उसके बदले में कोई उम्मीद नहीं रखती, ठीक है। और ये बेसिकली एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम विद इन सोसाइटी, मतलब एक तरह से इक्वलिटी को, कोई गरीब का बच्चा है वो भी पढ़ पाए, ठीक है। बड़े बूढ़े जो हैं उनको एक तरह से पेंशन दी जाती है, या कोई जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनको पेंशन दी जाती है, जिससे कि वो एक अपनी अच्छी सी ज़िंदगी जी पाएँ, इक्वलिटी मतलब कर पाएँ। एक मतलब इनइक्वलिटी को थोड़ा सा कम करने के लिए ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, ठीक है। ये हुआ हमारा यहाँ का लेक्चर ख़त्म। अब हम यहाँ से जो चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज GDP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में GDP क्या है? टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, जो किसी भी देश का कुल निर्यात, तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। टोटल सेविंग ऑफ अ नेशन, पूरे भारत पूरे नेशन की किसी भी राष्ट्र की कुल बचत, नहीं ऐसा भी नहीं पढ़ा है। टोटल इनकम ऑफ द कंट्रीज गवर्नमेंट, क्या पूरी गवर्नमेंट कंट्री जो कंट्री की सरकार होती है उसकी टोटल इनकम, नहीं ऐसा भी नहीं पढ़ा है। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक पीरियड, हाँ ये सही है। GDP यही तो होता है कि अगर हम एक किसी भी कंट्री के बॉर्डर में अंदर, मतलब उस कंट्री के बॉर्डर के अंदर जो भी चीज़ें आपकी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो किस में, जो उसकी वैल्यू है उसकी टोटल वैल्यू जो होती है वो किस में, वो क्या होती है आपकी? GDP होती है, ठीक है। लेकिन अच्छा कोई इंसान बाहर काम कर रहा है, मतलब विदेश में, वो जो कमा रहा है जो इंडिया भेज रहा है वो GDP में कैलकुलेट नहीं होता, वो GNP में कैलकुलेट होता है। लेकिन GNP में जो इंडिया से कमा रहा है लेकिन है बाहर का, जो बाहर जा रहा है वो कैलकुलेट नहीं होता, बट GDP में वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, व्हाइल एस्टिमेटिंग GDP द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स आर कंसिडर्ड, जो हम GDP कैलकुलेट करते हैं उसमें सिर्फ फाइनल गुड्स ही लेते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो मैंने बताया था क्यों लेते हैं फाइनल गुड्स, डबल काउंटिंग से बचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कोई और तो नहीं होगा। द एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो इज एंडेड, नहीं। द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोपोर्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड, नहीं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल इनकम
एग्रीगेट्स इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो बताओ, मैंने बताया था नेशनल इनकम जो कंट्री की होती है वो किस पे होती है, तो वो होती है आपकी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। चलो मुझे बताओ एनएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बोलोगे भैया नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एनएनपी होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा के आया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कंजम्पशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपका इनमें से कौन सा जीएनपी में इंक्लूड होता है वो यहाँ पर बताना है। पेंशन पेमेंट क्या जीएनपी में इंक्लूड होता है, ये बताना है। सेल्स ऑफ न्यू शर्ट क्या ये जीएनपी में होता है। सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज क्या ये जीएनपी में होगा। सेल्स ऑफ यूज्ड कार कौन सा इसमें जीएनपी में कैलकुलेट होगा, यहाँ पर बताना है आपको। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो जीएनपी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें हम बात करके आ रहे हैं हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। अब पेंशन पेमेंट क्या, ये तो एक ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया ना, ये क्या हो गया, ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया। अब ना तो ये फाइनल प्रोडक्ट है और ना ही ये हमारे जीएनपी में कुछ कंट्रीब्यूट करता है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट नहीं आएगा। सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज तो ये भी कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत है। सेल्स ऑफ यूज्ड कार तो ये तो आपका जब न्यू कार होगी वो ऑलरेडी जुड़ चुकी है और ये डिप्रिसिएशन हो तो आपका हमेशा फाइनल गुड की जुड़ती है। और सेल्स ऑफ यूज्ड कार जो कार होगी उसका तो पहले प्राइस जुड़ गया होगा ना, तो उस यूज्ड कार का प्राइस यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। हाँ, सेल्स ऑफ न्यू शर्ट ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है और ये न्यू शर्ट का अगर सेल करोगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज फाइनल गुड्स व्हाइल एस्टिमेटिंग द जीडीपी इन इंडिया। इनमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज फाइनल गुड, इनमें से कौन सी फाइनल गुड है। जब आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या क्या कंसीडर करोगे फाइनल गुड्स में, मैंने बताया ना कि जीडीपी हो जीएनपी हो उसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही कंसीडर होती हैं। तो इसमें कौन सी है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट होंगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है व्हीट परचेज फॉर मेकिंग रोटी इन हाउस, कि जो व्हीट आप गेहूं खरीदते हो अपने घर में रोटी बनाने के लिए। देखो आप घर में रोटी बनाने के लिए तो उसे खाओगे, कंजम्पशन करोगे, तो ये आपका फाइनल गुड एज अ कंसिडर किया जाएगा, ये एज अ फाइनल गुड यहाँ पर आपका कंसिडर किया जाएगा। और अगर हम दूसरा है व्हीट परचेज फॉर मेकिंग रोटी इन अ होटल, अगर आप व्हीट परचेज करके लाए रोटी बनाने के लिए होटल में, अब देखो होटल में अगर लेके आए हो ना तो वो आपका फाइनल गुड नहीं है, वो आप उसे आगे परचेज करोगे, है ना, तो ये आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। देखो फाइनल गुड का मतलब है अब बस तुम्हें कंजम्पशन करना है, ना उसे बेचना है, ना खरीदना है, ना कुछ करना है। टी बैग्स यूज टू मेक टी इन अ हाउस, जो टी बैग है वो यूज किए जाएंगे घर में चाय बनाने के लिए, तो आप फाइनल कंजम्पशन कर रहे हो तो ये आपका होगा इंक्लूड। टी बैग्स यूज टू मेक टी इन यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंटीन, आप देखो आप जो टी बैग है उसका खुद से कंजम्पशन नहीं कर रहे, उससे आगे आप बेचने के लिए यूज कर रहे हो, तो वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा आपके लिए, तो ये नहीं होगा। तो कौन कौन सा कंसिडर होगा, पहला होगा और तीसरा होगा। ये किस में दे रखा है, ये ऑप्शन डी में दे रखा है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, इनमें से कौन सा नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता है। अब यहाँ पर बताना है, इनकम रिसीव्ड बाई अ पर्सन एज अ डोनेशन, अगर किसी इंसान को एज अ डोनेशन इनकम रिसीव्ड होती है तो क्या वो आपका नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा कि नहीं, ये बताना है। दूसरा ऑप्शन है, इनकम रिसीव्ड बाई अ हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरल स्किल, ऑन्टर पढ़ते हैं ना इसे, ऑन्टरप्रीनियोरल स्किल्स, ठीक है, जो बिजनेस वगैरह के लिए अगर किसी को इनकम रिसीव होती है क्या वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा कि नहीं। नेक्स्ट है आपका, इनकम रिसीव्ड बाई अ पर्सन फॉर द यूज ऑफ हिज कैपिटल, ठीक है, किसी व्यक्ति को उसकी पूंजी के उपयोग के लिए प्राप्त आय। फोर्थ है आपका, इनकम रिसीव्ड बाई अ हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर लैंड। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पर नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर अगर आप पूरा लेक्चर अच्छे से पढ़ के आए हो तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, है ना।
देखो पहला है इनकम रिसीव्ड बाई अ पर्सन एज आ डोनेशन। तो ये तो डोनेशन क्या है, क्या आपको कोई डोनेशन देगा उसके बदले आपको कुछ देना होता है, आप बोलोगे नहीं, तो आप बोलोगे भैया ये डोनेशन है, ट्रांसफ़र पेमेंट, और जो आपका ट्रांसफ़र पेमेंट है वो इंक्लूड नहीं होता नेशनल इनकम में, ठीक है। तो आपका ये जो डोनेशन है ये इंक्लूड नहीं होगा, तो आंसर तो ये सही हो जाएगा। लेकिन ये नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड होंगे, आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। इनकम रिसीव्ड बाई अ हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरल स्किल। जैसे देखो आपने जैसे आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसमें अपना जो प्रॉफिट ले रहे हो, क्योंकि आप वो बिजनेस चला रहे हो, आप अपना दिमाग लगा रहे हो उसमें, आप उसका प्रॉफिट ले रहे हो। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 4 फैक्टर कॉस्ट होते हैं, तो उसमें एक अपना जो आपका बिजनेस चलाने की स्किल है वो यूज कर रहे हो, तो उसका आप प्रॉफिट ले रहे हो, तो डेफिनेटली वो नेशनल इनकम में काउंट होंगी। उसके बाद इनकम रिसीव्ड बाई अ पर्सन फॉर द यूज ऑफ हिज कैपिटल। अगर आप किसी इंसान से कैपिटल ले रहे हो और उसका इंटरेस्ट उसे दे रहे हो, है ना, तो डेफिनेटली है कि वो आपका कैलकुलेट होगा नेशनल इनकम में। पढ़ के आए हैं ये सारी चीज़ें। इनकम रिसीव्ड बाई अ हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर लैंड। अगर किसी का आप लैंड यूज कर रहे हो तो उसे रेंट दोगे, तो क्या वो रेंट नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, आप बोलोगे भैया हाँ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमारे ये टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू आप सभी का यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए। बाद बाकी का अगर आपको पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है, ये सभी पीडीएफ मिल जाएंगी आपको। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि आपको पीडीएफ ग्रुप में ऐड होना है। आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर 299 पे कर दोगे आप, तो आपको विद इन 24 आवर्स ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसमें ये सारी पीडीएफ जो हमारी अर्जुन बैच की क्लासेस हुई हैं उनकी सारी पीडीएफ वहाँ पर हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।